पहला सवाल एक्चुअली। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे चालू हुआ और इसके पीछे कौन है? ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका, इजराइल और ईरान के दौरान है कि हम लोग ऐसे नैरो बैंड में इस युद्ध को सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। नो पॉलिटिशियन, नो वर्ल्ड लीडर कैन ऑलवेज से दैट व्हाट आई एम डूइंग इज द ओनली थिंग व्हिच इज राइट। हिरोशिमा और नागासाकी पर पहले एटॉमिक इन्वेजन करने वाला कंट्री था यूएस। सो वो किस मुंह से बाकी के देशों को बोलता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करो? What happened in Hiroshima, Nagasaki? Yes, obviously what happened wasn't correct. So the nuclear has got two uses, peaceful use as well as the armament use. कि रियल रीजन जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ईरान की या फिर ऑयल है? USA crystal clear want the oil of Iran to rule the roost over the world. Let's have no doubts. Venezuela is the biggest example of that. America by itself is going to suffer the damage which Iran has inflicted on the Middle East countries. यूएस यहाँ पर रेजिम चेंज करके रेजा शाह पहलवी को लाता है। इसका इंडिया पर असर क्या होगा? Hello guys and welcome back to the channel. Are we living in the interesting times or are we living in the dangerous times? Exactly. मैं बात कर रहा हूँ अभी के मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हमको पीछे ले जाती है। तो ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका अंत क्या होगा, ये डिस्कस करने के लिए आज के हमारे गेस्ट है बहुत ही खास। इनका मैं जितना इंट्रोडक्शन करूँ उतना कम है। ही इज़ अ रिटायर्ड डेकोरेटेड naval officer and his name is Commodore Shrikant Deshmukh. Sir, thank you for coming and welcome to the show. नमस्कार। आपने मुझे इस चैनल पे आकर सब श्रोताओं से संवाद करने का ये जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आपको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जो परिस्थितियां अभी जिसमें हमारा देश और हम सारे देश गुजर रहे हैं उसके बारे में बात करना एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे बात करते हुए जिस विषय पे बात करना है उस विषय की व्याप्ति को निर्धारित करना और उसको फिर विषय को अच्छी तरह से नेविगेट करते हुए अपनी बात को आगे रखना, ये जो आपका उद्देश्य है उसकी मैं सराहना करता हूँ। और मुझे आशा है कि आपके और हमारे बातचीत के दौरान हम अपने श्रोताओं तक अपने विचार और हमारी जो कोई धारणा है उसको पहुँचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा पहला सवाल एक्चुअली, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे चालू हुआ और इसके पीछे कौन है? अभी सारे जग की धारणा ऐसी है कि ये युद्ध जो हो रहा है या कोई जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका, इजराइल और ईरान के दौरान है। लेकिन सत्य परिस्थिति ये है कि हम लोग ऐसे नैरो बैंड में इस युद्ध को सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, क्योंकि वैसा देखा गया तो उसमें हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमने यही गलती करी थी जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था या हो रहा है। हम सबकी धारणा यही थी ये तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, इसमें बाकी हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन जैसे वो युद्ध आगे चला सबको पता चल रहा है कि युद्ध की जो आँच है वो कहाँ तक पहुँची हुई है। अब वही गलती दोहराना ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो जैसे आपने पूछा कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम अमेरिका और ईरान के अपने आपसी संबंध या ताल्लुकात कैसे हुए। आपको ये पता चलेगा यदि हम इतिहास में पीछे जाए तो अमेरिका तथा ईरान के आपसी संबंध
हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं। और ये इतिहास यदि हम देखते चले तो ये जो छुटपुट चलती है इसमें नेवर डील विद योर 47 और एनी कंट्री इन सच ए फैशन दैट यू विल पुश देम दैट मींस वी कैन से दैट दे विल बी फोर्स्ड टू इरानियन रिलेशंस यही एक्चुअली लाइक वोल्केनो व्हिच वाज वेटिंग टू इरप्ट और दैट वोल्केनो हैज नाउ प्रोबब्ली इरप्टेड व्हाई एंड हाउ वी कैन सी इट लेटर। तो जैसे मैंने कहा कि 47 साल की जो छुटपुट चल रही थी कहीं ना कहीं इसमें से जो कोई स्ट्रेस होता है या कुछ इसमें से प्रॉब्लम निकलते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक एंड सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। लेकिन ईरान और अमेरिका में बातचीत तो ज़रूर थी लेकिन संवाद कभी नहीं था। अब ये महत्वपूर्ण फ़र्क जो होता है कि बातचीत अपने जगह होती है, संवाद अपने जगह होता है। इसका मतलब है कि हम संवाद जब करते हैं तो हम एक दूसरे की मजबूरियां समझते हैं, एक दूसरे की परिस्थितियां समझते हैं और इस पर अड़े नहीं रहते कि नहीं बस आपको यही करना है। दोनों तरफ से प्रयत्न ये होता है कि हम ऐसे आए कि एज वी से दैट लेट्स सी व्हाट इज द गोल्डन मिडल, लेट्स ट्राई एंड अप्रिशिएट ईच अदर्स सिचुएशन एंड गो देयर। बट दिस काइंड ऑफ अ डायलॉग नेवर हैपेंड बिटवीन यूएसए एंड ईरान इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ है कि ईरान के पास में ऑयल काफ़ी है, तेल काफ़ी है और उनके संबंध चीन का हो या भारत का हो, इन सब देशों से इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हुए हैं। और एनर्जी सप्लाई जो है हमारे तेल सप्लाई था तो चीन और भारत ये उनके तो महत्वपूर्ण ग्राहक थे कि जहाँ से उनकी तेल सप्लाई होती थी। तो इसके कारण हमारे संबंध जो है चीन है या भारत हो या बाकी कोई देश हो, ये हमेशा अच्छे रहे हैं। उसके कारण ईरान का प्रभाव यदि हम अरब वर्ल्ड में कहें तो उसमें ईरान का प्रभाव ज़रा ज़्यादा ही था। ये ना तो अरब वर्ल्ड को हजम होता था और ना ही अमेरिका को हजम होता था, क्योंकि उनकी धारणा हमेशा ऐसी रही है कि भाई जग में जो कुछ भी चीज़ होती है उसके ऊपर नियंत्रण सिर्फ मेरा होना चाहिए। ईरान कौन होता है, चीन कौन होता है, भारत कौन होता है, ये मुझे बताने वाला कि भाई इस परिस्थिति में हमने ये करना चाहिए। या उनकी धारणा ये भी है कि इतर देश जो है वो जो मुझे ना बताए मैंने क्या करना है, लेकिन वो देश जो है मैं बोलूँ वही करे। अब यही उनकी एक आई शुड से दैट द Achilles heel of USA which creates a problem in global politics or global geopolitics. The politics is always dynamic. You have to change your views, you have to change your dealing with other countries depending on the existing situation. You cannot say that I was dealing with the country like this in the past, therefore my dealing with the same country today in the same way will be effective. ऐसे नहीं होता है। जैसी परिस्थितियां बदले उसके मुताबिक आपको अपनी धारणाएं चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण दूँ, मैं एक नौसेना अधिकारी हूँ, हम अपना जहाज़ लेके समुद्र में चलते थे। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि भाई समंदर मैं तो अपना जहाज़ मुझे चाहिए वैसे ही चलाऊँगा, जी नहीं। मुझे ह्यूमिलिटी के साथ में समुद्र में जो लहरें आती है, वहाँ से हवाएं उठती है, उनका रुख क्या है वो समझ के मैंने अपना नेविगेशन करना है। मैं अड़ के बैठूँ तो मेरा जहाज़ आगे तो जाएगा नहीं, समुद्र में पूरा डूब जाएगा। अनफॉर्चुनेटली व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, ही इज टेकिंग हिज शिप इन द सी विदाउट रियलाइजिंग व्हाट सी कैन डू टू हिज शिप। Exactly. It's my personal reading, and no politician, no world leader can always say that what I'm doing is the only thing which is right. इसके ऊपर अभी विषय निकला है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके ऊपर हिलरी क्लिंटन जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, उनका पॉडकास्ट, उनका भाषण का अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, आप देख सकते हो। उन्होंने सीधी सीधी तरफ ये बोला था कि ट्रम्प जी की धारणा जो है कि भाई मैं कहता हूँ वही सही है। एंड व्हाट शी सेड दैट ही इज़ अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड मैन who doesn't understand what is the global politics is, and he is very thick skinned, so that moment somebody tries to get under his skin, he tends to erupt. And that's what the reality of life, the way Trump is dealing with Iran. Exactly. So what we have to understand, first of all, USA is the one country which would like to control the complete oil stocks of the world
so that they become the masters of what's happening in the world. That is one. इसमें एक उदाहरण आपको ये भी देना पड़ेगा. Why did USA intervene in Venezuela? Precisely to control the oil stocks. Same thing with Iran. So oil was a major reason for the conflict with Iran. Secondly, they found an excuse that Iran is trying to become a nuclear state, to have a nuclear bomb. Yes, a country should not be nuclear if it is a rogue country. But it is not for USA to decide which is the country which is rogue and which is the country which is not rogue. You cannot do that. Every country is a responsible country, is a sovereign country. और किसी भी देश को अपनी सुरक्षितता के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार वो देश का होता है. ये कोई आके मुझे नहीं कर सकता. उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया और ट्रम्प जी ने हमको कहा कि नहीं, डोंट रिटेलिएट, पाकिस्तान मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है. यदि मेरे घर में घुस के कोई अपनी हाथापाई करेगा तो मेरा घर बचाने का और उसको प्रत्युत्तर देने का अधिकार मेरा है, किसी और का नहीं. I mean, same thing here. I want to mention one thing here कि हिरोशिमा और नागासाकी पर पहले एटॉमिक इन्वेजन करने वाला कंट्री था यूएस. सो वो किस मुंह से बाकी के देशों को बोलता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, ये मत करो. सो आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग एक्चुअली. आई मीन आपने पहले इतनी तबाही मचा दी है, उसके बाद में आप आकर अगर बोलते हो कि नहीं सब शांत करो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, दैट इज द न्यूक्लियर आर्मामेंट. What happened in Hiroshima, Nagasaki? Yes, obviously what happened wasn't correct. But it did happen and it had two consequences. One is the nuclear armament or the nuclearization of the whole world. But simultaneously it also opened the doors कि भाई जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका शांतिपूर्वक तरीके से कैसे उपयोग किया जाए. सो जब जग में ऑयल इज नाउ डिप्लीटिंग क्योंकि ओवर यूज हो रहा है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी जो होता है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जैसे हम आगे चलेंगे. सो द न्यूक्लियर हैज गॉट टू यूजेस, पीसफुल यूज एज वेल एज द आर्मामेंट यूज. सो द पीसफुल यूज ऑफ एनी न्यूक्लियर एनर्जी बाय एनी कंट्री इज ऑलवेज वेलकम. लेकिन जब मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे संशोधन करता हूँ and I say that I'm going to do it for the peaceful purposes, these are all dual use technologies. There is no hard and fast rule कि पत्थर पे लकीर तो कोई नहीं खींच सकता कि ये मैंने अपने पीसफुल यूज के लिए किया हुआ है तो इसका यूज ड्यूअल यूज में कल युद्ध के लिए मैं नहीं करूँगा. सो इसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा देश न्यूक्लियर एनर्जी को विकसित करने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसकी धारणा क्या है, ये सब देखना ज़रूरी है. जब जैसे नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर बम बनाए तब कहाँ किसी का इंटरवेंशन कहाँ चला गया था? तब क्या तबाही नहीं मचने वाली थी या प्रॉब्लम नहीं होने वाले थे? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में प्रॉब्लम थे. सो ऐसे धारणा हम नहीं रख सकते या फिर ये नहीं कर सकते कि भाई ये देश है तो मैं इंटरवेंशन करूँगा लेकिन दूसरा है तो मैं इंटरवेंशन नहीं करूँगा. तुम्हारी पॉलिसी जो होती है उसमें कुछ सुस्पष्टता होनी चाहिए. एक कोई there has to be some stability in the way you deal with the world. I am not saying that with every country you can deal with in a similar manner. इसमें यही होता है कि एक देश के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं तो मैं उनके साथ एक तरह से बर्ताव करूँगा, जिसके साथ मेरे सही नहीं है उनके साथ में वो बर्ताव चेंज होगा. लेकिन मेरे दोनों ही प्रयास जो है कि मैं यदि चीन से डील कर रहा हूँ या पाकिस्तान से डील कर रहा हूँ या मेरे मित्र देश जापान से डील कर रहा हूँ, इसमें मेरी जो धारणा है, मेरी जो एक पॉलिसी है, you will see the consistency in the policy of India in dealing with the world. I always say I will maintain my strategic autonomy and all my dealing with the other countries in the world will be based on what is best for my country. And nobody else can come and dictate. So this particular consistency is what is most important. So when you say Iran is a rogue country,
has USA gone and seen that whether there is a consistency in the way Iran deals with the world? This study has to be done. You cannot take decisions based on your own whims and fancies. It's not possible. जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और ईरान के संबंध 47 सालों से खराब चल रहे हैं, उसमें टेंशन्स थे, तो उसको कम करने के बजाय न्यूक्लियर वेपन का एक कारण बनाकर यदि अमेरिका उसके पीछे पड़ जाए और नेगोशिएशंस में उसको लाने की कोशिश करे, ये बात सही है. आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका ट्राइंग टू ब्रिंग ईरान टू द नेगोशिएशन टेबल वाज रॉन्ग. इट वाज रिक्वायर्ड. बट वर द नेगोशिएशंस डन in an impartial manner? Did you consider that this is the point of Iran, it wants this particular security, therefore I will give him that security, wherein Iran by itself will feel कि okay, fair enough, if you are there, I'll reconsider my nuclear program. This dialogue, ये बातचीत कभी नहीं हुआ, संवाद कभी नहीं हुआ. It has always been प्रेशर डालना है, ईरान पर ऐसी परिस्थितियाँ बनानी है कि वो मजबूरन टेबल पर बात करने आए, हंसी खुशी दिल की खुशी से नहीं आए. जब ईरान को इनको अपने नेगोशिएशन टेबल पे लाना था न्यूक्लियर आर्म इसके लिए, तो उन्होंने सिस्टमैटिकली दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर ईरान. जैसे उन्होंने भारत पे प्रेशर डाला कि ईरान का तेल आप नहीं खरीदोगे, वैसे सिर्फ भारत ने कई देशों पे उन्होंने प्रेशर डाल के वो उनकी तेल की खपत जो होती थी उसको कम कर दिया. अब कोई भी देश चलाना है या कोई आपका आर्मामेंट आपको बढ़ाना है या न्यूक्लियर रिसर्च करना है तो पैसे की ज़रूरत तो होती है. तो तेल बिकना बंद हो गया तो मेरी इकोनॉमी में तो परिणाम होगा ही होगा. जब ईरान की आर्थिक परिस्थिति पे परिणाम हुए तो उनके पास में कोई चारा तो नहीं बचा ये कहने के अलावा कि आइए हम आपसे बात करते हैं. तो ठीक है, जब ईरान ने ऐसे मजबूरन क्यों ना हो अमेरिका को बताया कि हम बात करते हैं, तो उसका स्वागत करते अमेरिका ने उनके साथ में भाईचारे से बात करके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था कि जिसमें ईरान भी ना अड़ा रहे और ना ही अमेरिका अपने लिए कुछ एक अनड्यू एडवांटेज लेने की प्रयास करे. अब यही कारण है कि जहाँ पे अमेरिका अपने इस पे अड़ा रहा, एंड इफ़ यू गो टू द व्हाट वी से द साइंस ऑफ वॉर और हिस्ट्री ऑफ वॉर विच हैव बीन रिटन बाय सुन त्सू, the philosopher in China, he always says, never push your enemies back to the wall. Leave a honorable exit for your enemy. इसका कारण यही होता है कि एनिमी को भागना है तो उसको भागने का रास्ता दे दो ऑनरेबली, अपनी इज्जत बचाते हुए. आप मुझे मेरी पीठ वॉल के अगेंस्ट लगा दो, यदि मेरे पास में अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं उसको खो दूंगा, तो मैं तो फिर राणा सांगा बन जाऊंगा, मारकाटे करूंगा, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर मी टू लूज. अब ये कहानी है कि भाई सपोज हम महाभारत में जाए, को मेरे सामने भीम जी खड़े हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ. अब वो मेरे सामने खड़े, मेरी पीठ बिल्कुल उन्होंने वीत को लगा ली, मैंने एक भी मुक्का भीम जी को मार दिया, लोग तो कहेंगे यार श्रीकांत ने भीम जी को मुक्का तो मारा ही था. डोंट डू दैट. नेवर डील विथ योर enemy or any country in such a fashion that you will push them so hard that they will be forced to retaliate. यही कारण है what America has done to Iran. Iran has been forced to retaliate. Absolutely. और अभी आप देख सकते हो कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, कहीं ना कहीं उनमें आग तो लगी ही हुई है. एंड वो एक हिंदी में एक्चुअली कहावत है, उसे बोलते हैं मरता क्या नहीं करता. तो अभी ईरान ने तो वही किया है, तो चलो मैं भी जा ही रहा हूँ तो इनको भी साथ लेकर मैं चलता हूँ. तो इसीलिए अभी ईरान ने जो यूएई पर हमला किया है अभी, और बाकी के देश उन पर हमला किया है, कतर पर भी हमला किया है, तो आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. अगर मैं इसमें पूरा जल रहा हूँ और आप मज़े देख रहे हो तो मैं तो आप पर अटैक करूँगा ही करूँगा. आपकी धारणा सही है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बैक जाते हुए जो हो रहा है उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है. जो ईरान जल रहा है, यानी उनकी रिफाइनरी है या ऑयल रिजर्व्स हैं, वो जल रहे हैं, उसमें
अमेरिका का उतना हाथ नहीं है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका को ईरान का तेल चाहिए. सो सेइंग दैट द ऑयल रिजर्व्स हैव बीन अटैक्ड बाय यूएसए इज somewhat doubtful. This is one part. Second part is that Iran has always been supporters of Hamas. It has always been supporters of Houthis, who have been attacking Israel. Hezbollah also. लेकिन जब हमास ने उनके ऊपर अटैक किया, उस अटैक में ईरान का कोई हाथ नहीं था. उसमें इजराइल का ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. When they felt कि मेरी जो सीमाएं हैं या मेरी बॉर्डर है उसके ऊपर मैंने इतना तकनीकी सामान लगाए रखा हुआ है कि उसमें से कोई निकल के मेरे ऊपर हमला करने आएगा तो वो पकड़ा जाएगा. So you started relying too much on a technology and actually you made human, that is human intelligence, and second, which is signal intelligence, completely defunct. You started relying too much on the automation part of it. But Israel didn't realize that most of the maid servants or the workers or the labor who comes there, it was transiting between the two parts. It was coming from the Gaza Strip, coming to work and going back. Now those people were not only the workers. How do you know that some of them were not these spies? Or some of them were not spying for Hamas and gathering intelligence? Now when this happens, the gaps between the technology were absolutely crystal clear to the Hamas. That's so they could create such a humongous damage to the Israeli prestige. I am not at all supporting what Hamas did. It was a dastardly attack which needs to be condemned in most of the strongest terms. There is absolutely no doubt. The point I am trying to make here is कि तकनीक पर कितना जोर देना चाहिए और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस को कैसे बर्बाद ना करते हुए उसको कैसे समेटना है. और किसी और को आप अपने देश में आके जॉब दे रहे हो, काम करवा रहे हो, तो उनके ऊपर कैसे निगरानी रखना ये बहुत ज़रूरी है. इसका कारण है कि भारत में भी ये परिस्थिति है. बांग्लादेश से लोग आते हैं, म्यांमार से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, कई लोग काम करते हैं. अब उसमें कौन अपनी रोजी रोटी कमाने आया है और कौन इनके लिए स्पाइंग करने आया है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है. इसलिए मैंने ये परिस्थिति आपके सामने रखी है. लेकिन इजराइल ने हमास को ईरान को ब्लेम करना कि जो हमास ने 7 अक्टूबर का अटैक किया उसकी रेस्पॉन्सिबल ईरान की है, इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू. Once again, I condemn the attack. Israel has always been a good friend to India, and we do not want terrorism in any part of the world. Absolutely, we condemn it. There is no doubt. Never ever will support it. But another country cannot use the grouse of a terrorism and then start doing something which is also not justified. Part number one. Now the Hezbollah or other Houthis and all that, it's not problem related only to the Israel. Yes, Houthis have been attacking, Hezbollah has been attacking. Ultimately, it is a combination of the forces which have been traditionally against Israel. Now, whether it is unification of the Islamic countries or the unification of a जो एक थ्रेड कहते हैं हम कि भाई समान धारणा के लोग, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर इकट्ठे आते हैं. सो ये कई सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण हौथी, हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पे अटैक करते रहे हैं. और इनसे इजराइल का कहना है कि इनको ईरान से मदद मिलती है. अब ये एक इतिहास वाली बात है, हम इसमें जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम वहाँ छोड़ देते हैं उसको. सो उसके लिए सर एक अलग सा पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए इन फ्यूचर. तो मेरा कहने का पॉइंट यही था कि हिजबुल्लाह, हमास और हौथीज़ को ईरान मदद करता है, इसलिए हम उनके ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि मुझे शांति चाहिए. तो जैसे मैंने कहा, अभी मैं इजराइल को तो ये नहीं बता सकता हूँ कि भाई आपके हमला हो रहा है तो आप ईरान पे हमला मत करो. ये उनका आपसी मामला है और अपने देश की हित में क्या करना चाहिए वो इजराइल का निर्णय है. तो वो सही है या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ. मगर इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में एक दूसरे के पार्टनर हैं. अमेरिका का कहना है कि मुझे तो ईरान का तेल चाहिए. इजराइल का कहना है कि ये देश है जो मेरे शत्रुओं को बढ़ावा देता है, इसको मुझे ख़त्म करना है. अब इजराइल ने ईरान को ख़त्म करने का मतलब क्या होगा?
तो इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी यदि मैं तोड़ दूं तो फिर ईरान तो बर्बाद हो जाएगा। ईरान की आर्थिक परिस्थिति उसके हाथ में नहीं रही तो हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस को पैसा कहाँ से मिलेगा? विच इज अ करेक्ट थिंग. We also broke terrorism in Kashmir by clipping the economic lines. That's the truth. So Israel is exactly trying to do that. So आप उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ोगे? तो उनके ऑयल खत्म कर दो. So it is probably Israel who has attacked Iran oil and done the thing what they have done. But when two partners are fighting and they have got two different aims in their mind, then the chaos is the only result. And this is what we are seeing it in Iran today. So by doing what Israel has done to Iran, and as you put it very rightly कि भाई मेरा तेल तो जल रहा है, मेरी रिफाइनरी तो आपने बर्बाद कर दी है, तो आपने मेरी आर्थिक परिस्थिति को बिगाड़ दिया. तो आपकी आर्थिक परिस्थिति जिस गाड़ी पे चलती है या जिस व्हीकल पे चलती है, मैं भी उस व्हीकल को डैमेज कर देता हूँ ताकि मेरी बोट जब डूबे आप भी मेरे साथ में बैठे होंगे उस डूब में बूटने के लिए. तो ईरान ने जो कतार पे अटैक किया है या सऊदी अरेबिया पे किया है या बाकी मिडिल ईस्ट करा है, तो उन्होंने भी टारगेट उनके क्या है? रिफाइनरीज है, ऑयल स्टॉक्स है, सो दैट अल्टीमेटली इफ ईरान इज अनेबल टू सप्लाई द ऑयल टू द वर्ल्ड एंड देयर ओन उनकी आर्थिक भी खराब हो जाए, तो उन्होंने अब ये इंश्योर किया है कि बाकी देश भी जो है वो तेल के सप्लाई ना कर पाए. तो ऐसे कई देश होंगे कि जिनकी आर्थिक परिस्थिति है जिसके ऊपर गंभीर परिणाम होने वाले हैं. और गंभीर परिणाम ना है सिर्फ बाकी देशों पे होंगे. अमेरिका बाय इटसेल्फ इज गोइंग टू सफर द डैमेज विच ईरान हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. दैट इज वन. इवन इजराइल इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक अबाउट इट. और भारत से लेके चीन तक आप कोई भी देश बोलो जिनकी आर्थिक परिस्थिति या जिसको इकोनॉमी कहते हैं, जो इंपोर्ट ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट है, all those countries are going to suffer because of this particular war, which probably was forced on Iran by USA, I don't know, on the grounds that they are developing a nuclear weapon and all that. तो इसमें आप मुझे परमिट करो तो एक चुटकुला सुनाना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा है. जब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प को पूछा गया कि भाई आपने ईरान पे हमला क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदेशा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. तो उनको पूछा गया भाई ट्रम्प साहब ऐसी आपकी धारणा है तो आप फिर नॉर्थ कोरिया पे अटैक क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं जानता हूं उनके पास में न्यूक्लियर बम है. परिस्थिति में फर्क है. मुझे अंदेशा है ईरान के पास है इसलिए मैंने अटैक किया, लेकिन मैं जानता हूं उनके पास है इसलिए उनके ऊपर मैं अटैक नहीं करूंगा. Now it may be a joke, but that really goes to prove the mentality of a nation. That's what the point I was trying to make. Thank you. एब्सोल्युटली. आई मीन ये जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर कही, ये जो दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये. पर आई थिंक यहाँ पर मैं एक सवाल बहुत ही क्लियरली पूछना चाहूँगा आपसे कि रियल रीज़न जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ईरान की या फिर ऑयल है? ये मेरा आई थिंक अगर इस पर आप थोड़ा सा बात करें तो बहुत अच्छा है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो देश ईरान के साथ में लड़ रहे हैं. दोनों देशों की धारणाएं लड़ाई के लिए अलग है. यूएसए क्रिस्टल क्लियर वांट द ऑयल ऑफ ईरान टू रूल द रूस्ट ओवर द वर्ल्ड. लेट्स हैव नो डाउट्स. वेनेजुएला इज द biggest example of that. Side by side, if they start controlling Iran, obviously the geopolitical advantages what they will have in the hand, nobody can deny, because Strait of Hormuz is one of the most critical, what we say, this sea line of communication. मगर इजराइल का जो इस युद्ध में आने का कारण है, जैसे हम कहेंगे असं मराठीमध्ये आपण म्हणतो की तवा तापला तर आपली पोळी भाजून घ्यावी. इट इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि अभी भाई ये तो चल रहा है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू अटैक ईरान एंड ट्राई एंड फिनिश देम सो दैट आई गो इनटू द इटर्नल पीस.
सो इज़राइल ने शायद ये मौका अपने हाथ में लिया कि भाई अमेरिका तो कर रहा है, उसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन इसका फ़ायदा लेते हुए मुझे जो करना है वो मैं करूं और मेरे देश के लिए मैं शांति का अमल करवा लूं। तो इज़राइल को ब्लेम करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि उस देश को शांति चाहिए और उसके लिए जो कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन उनकी धारणा, उनको तेल नहीं चाहिए इज़राइल का, ईरान का। वो कहते वो तेल गया, कहाँ जाना है जाए, मुझे तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है आर्थिक। Now, if two different partners are fighting with the two different aims, you are going to create a chaos. One person is destroying the oil stocks, other person wants the oil stocks. Now, ultimately, it is not only Iran, USA and Israel. There is a difference of opinion between the Israel and USA by itself. अब इसको आप नहीं सुलझाओगे तो अब इस युद्ध का कारण क्या है, उसके लिए एक कारण पे उंगली रखना ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्हाट वी से दैट, जैसे कभी भी युद्ध होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका एक कारण नहीं होता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल 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 रीजंस विच अल्टीमेटली कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग बलून which then finally burst because of the pressure becomes too much. So this war or this action against Iran by USA and Israel is a combination of the 47 years of discord between USA and Iran, USA's uncontrollable strive for controlling the oil stocks of the world, and always finding reasons to attack somebody. यहाँ मैं आपको उदाहरण दूँ तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो एक कारण निकाल के इराक को डिस्ट्रॉय किया गया है। मैं उस पर आने ही वाला था। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन, अमेरिकन कंपनीज वेंट इनटू इराक एंड नाउ डीलिंग विद द इराकी ऑयल। प्रिसाइजली दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। सो ये कुछ उन्हें कारण चाहिए। सो एक न्यूक्लियर एक कारण है ईरान के ऑयल पे कब्जा करने का, और दूसरे हाथ पे इजराइल का मतलब है उसे मुझे तेल है या नहीं है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव कम टुगेदर एंड दे हैव अटैक्ड ईरान, एंड एट द एंड ऑफ इट आपको ये समझना पड़ेगा 50 साल यदि मैं युद्ध कर रहा हूँ या 50 साल मेरे पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम भारत और पाकिस्तान को ले चले कि भाई मोर देन 75 साल से हमारी जो कुछ चल रही है अनबन, तो ये अनबन को मेरे मन में रखते हुए क्या भारत अपनी तैयारी नहीं करेगा कि भाई कल पाकिस्तान यदि को मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो उसको मैं कैसे सुलझाऊंगा, तो मैं तो मेरी तैयारी करूंगा ही ना। सो ईरान पे 47 साल से उनके संबंध अमेरिका के साथ में यदि सही नहीं है तो उन्होंने दिल में तो कुछ सोचा होगा कि भाई कल अमेरिका मेरे लिए आगे खड़ा हो जाए तो उसका कुछ सामना करना है, तो मैं तो कुछ तो मेरी तैयारी है तो करूंगा ही। So they have been preparing for this particular eventuality that ultimately USA में अटैक में। और यदि आप जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है, आप यदि जाएंगे पेपर के रिपोर्ट्स है या कुछ एनालिसिस है, उसमें ये ईरान ने कहा है कि भाई मैं जो बातचीत करना चाहता हूँ, बातचीत का नतीजा यदि इक्विटेबल ना हो तो फिर बातचीत का मतलब क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ में बैठ के आप बातचीत करो लेकिन आप वही करोगे जो मैं आपको करने के लिए कहूँगा, तो ये कोई दो देशों के बीच के संबंध सुधारने वाली बात नहीं होती है। सो जब ये बात आ गई तो आयतुल्ला ने यही कहा, आयतुल्ला जी ने यही कहा था, जो ऑनरेबल उनके लीडर थे। अब उन्होंने क्या किया, क्या सोचा, ये अपना यहाँ पे मैं तो विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यदि अमेरिका मेरे को ऑनरेबली ट्रीट नहीं करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अमेरिका के साथ बात करने में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो फिर अभी मैं बातचीत से इनकार करता हूँ। वही हुआ है। करेक्ट। सो यहाँ पे कई सारे कारण आ गए हैं जब ये युद्ध छिड़ चुका है। और ये भी होता है कि जब आप काम करते हो या किसी देश के साथ युद्ध करते हो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस देश में निर्णय क्षमता रखने वाला जो नेता है, the person who has got the capacity and the authority to take the decision, you never kill him. By killing Ayatollah ji, whether USA killed it, Israel killed it is immaterial. But by killing that, if you have removed an authority who had the pulse of the country in a hand and had a gumption to take a decision
Today you have left that country in the hands of the leader who will follow the channels which have been laid out now. It is always an autonomic decision which people take. I put processes in place कि भाई जैसे नेता का निधन हो गया तो देश कोलैप्स नहीं होता है, उसकी कुछ प्रणालियां चलती है. आज ईरान उस प्रणालियों पे चल रहा है जिसमें कोई लीडर नहीं है जिसके बात करके आपको भाई आई वांट सीज फायर, आई वांट टू डू दिस, अनलेस रियली यूएसए backs down and acknowledges its role in destabilizing Iran. Maybe then the leader could probably agree to come to the negotiating table and agree on it. But if you want to go like this, that I'll keep attacking Iran, I'll keep destroying their economy, or I will do this, I will do that, ये तो perpetual चलने वाला वार हो जाएगा. The situation will exactly go on like what it's going in Ukraine and Russia. Can you predict when Ukraine or Russia war will finish? No. Because imponderables have been brought into that by many nations. And precisely वही यहाँ हो रहा है. कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं. तो ये कोई किसी एक देश का निर्णय नहीं है. जिन्होंने वॉर शुरू किया, they only will have to come together and see whether we offer an honorable talk to Iran now. Unless that happens, it's not going to be an easy thing. So मैं कोई पंडित तो नहीं हुई कि जिसमें मैं प्रेडिक्ट करूं कि भाई इस मुहूर्त पे ये वॉर होगा और हमने ये सोच के चलना कि ये युद्ध अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसलिए मैं अभी शांति से बैठूं. तो इससे ज़्यादा कोई भी बड़ी गलती भारत नहीं कर सकता है. भारत को ये सोचना होगा कि युद्ध अनंत काल तक चलने वाला है, तो मैंने अपनी परिस्थिति संभालने के लिए, मेरा देश बचाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, ये करना बहुत ज़रूरी है. And it is really, the nation is blessed that today we have got leaders like Honorable Prime Minister Modi, and especially one has to credit the excellent foreign minister of this country, Dr. Jaishankar, who understand the pulse of the global politics. People talk bad about him, people keep cribbing about it, but within the given circumstances, India would have never found a better foreign minister. We are fortunate that today we have got the leaders who can take charge of the situation and negotiate the tough waters. And I think they will be able to see that India doesn't get into the recession or the tremendous inflationary pressures, because measures are already in hand that diversifying the sources of oil. लेकिन भारत पे परिणाम होगा या नहीं होगा, उसका उत्तर यही है, भारत पे परिणाम होगा. और हम भारत के नागरिक हैं. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर का काम है कि देश को बचाना है. भारत के नागरिक का हमारा भी उतना ही उत्तरदायित्व है कि हम अपनी तेल का खपत कम करें, देश को फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा खर्चा करने से बचाएं. सो ये भी चीज़ें होती है. तो जैसे ईरान के लोग ईरान के नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, वैसे हमारे लोगों ने भी हमारे नेतृत्व के पीछे खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है. सो ये परिस्थितियाँ समझना है. और एज इट वी सेड इन आर्मी दैट वी टेक द बुल बाय द हॉर्न. राइट. इसके बारे में और हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, पर यहाँ मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे ईरान में लेकर चलता हूँ. और लोग ऐसा भी कहते हैं कि द ओनली पर्सन हु वाज विलिंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डील एंड एवरीथिंग वाज खोमेनी, और उसको ही उन्होंने मार दिया. एंड नाउ द होल कंट्री इज इन कंप्लीट केओस. इट्स लाइक आई मीन उस कंट्री को कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो उनको पता ही नहीं है. रादर एक्चुअली बाय किलिंग खोमेनी, अमेरिका ने इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के चांस जो था सबसे बड़ा, वो खो दिया है, ऐसा मेरा मानना है. और एक्चुअली अगर आप उस पर्सन को मारते हो जो आपके साथ डील करना चाहता है, तो मतलब उसका कुछ अर्थ ही नहीं है. और एक्चुअली अमेरिका एंड इजराइल दे हैव मिसकैलकुलेटेड द वॉर कंप्लीटली, सेम लाइक रशिया, कि उनका एक अंदाजा था कि यार चलो यार जस्ट वॉक इन करेंगे, जीत लेंगे एंड इट्स डन. बट ऐसा नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज दे किल्ड देयर सुप्रीम लीडर. और अभी आगे क्या होगा, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं एक उदाहरण के साथ बातचीत करना चाहूँगा. हॉर्स रेसिंग,
यदि मेरे को रेस जीतनी है तो मुझे मेरा घोड़ा कैसा है ये पता होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेरा घोड़ा कैसा है पता होने से काम नहीं होगा। उसके साथ कौन सा राइडर उस घोड़े को लेकर जीत सकता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइड अ वाइल्ड हॉर्स, you have to have a jockey who has got power to control that wild horse. Now, in that analogy, मैं यदि कहूँ कि ईरान नाम का वाइल्ड हॉर्स यदि अमेरिका और इजराइल को राइड करना था, तो एक जो सक्षम राइडर था कि जिसके हाथ में उस घोड़े की लगाम थी, उसको मारना सिर्फ मूर्खतापूर्ण है, इसके अलावा मैं उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। Because by killing the person who had the power to negotiate, who had the power to understand, and Ayatollah ji was a fine politician. He had the knowledge of the global politics and he was dealing with global politics in a way he felt which is correct for Iran. I have no right to say that whatever decisions he took were incorrect. It is like Iran telling me or Iran telling Modi ji कि आपने ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना था. Absolutely. It is not his right to tell me. I did Operation Sindoor because it was in my own good. It's my right to do it. It's my right to defend. So Israel and USA cannot say that whatever decisions Ayatollah ने लिए वो हमारे हित में नहीं थे इसलिए हम अटैक करेंगे, ये तो मनमानी हुई. It's knowing what is the hegemonistic attitude of the country which nobody, no sovereign country will ever tolerate. That's point number one. Point number two, before you decided to kill the supreme leader, you also finished all the second rung of the leaders also. You killed all military leaders, you killed all political leaders, and you are gloating that I have been able to finish. But it is only an idiot will think कि मैं सारी जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग प्रणाली उसको मैं ख़त्म कर दूंगा. तो उसका उदाहरण के तौर पर हम कहें कि हम भेड़ बकरी को लेके जा रहे हैं, तो उसका जो लीडर होता है भेड़ बकरियों का डंडा लेके उसके पीछे जब चलता है, तो भेड़ बकरी तो रास्ते में एक लाइन में चलती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है. लेकिन यदि कोई गधा ये कहे कि मैं उसी को मार दूं, उस लीडर को, तो भेड़ बकरी तो सारे दे विल स्टार्ट रनिंग इन ऑल 100 डायरेक्शंस एंड इट विल बिकम एन अनमैनेजेबल सिचुएशन फॉर यू. क्योंकि एक भेड़ पकड़ने जाओ तो बाकी 99 कहाँ जाएगी, ये आपने सोचा था क्या? So this is the correct analogy today, that by killing the leadership in Iran, you have allowed an automatic force to go it. That means when you say a nuclear reactor, when it becomes critical, that means it starts generating energy. Now, unless you have got a nuclear rods which will control the fission in that nuclear reactor, you are asking for the disaster. So by killing the leadership of Iran, what you have done? You are destroyed the complete control mechanism, the control rods from a nuclear reactor. So what will you have? You are asking for Chernobyl. And this is the Chernobyl today which USA and Israel have created in Iran. That is what my personal opinion is. Thank you. Wow. So many layers, sir. So many layers. और एक्चुअली ये मेरा सवाल है कम्प्लीटली आउट ऑफ टॉपिक. नॉट टॉपिक, जो मैंने सवाल अभी लिख कर मैं लाया था ये काफ़ी उससे हटके है सवाल, पर इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. अगर यहाँ इस टाइम यूएस यहाँ पर रेजिम चेंज करके रेज़ा शाह पहलवी को लाता है, तो इसका इंडिया पर असर क्या होगा? क्योंकि हिस्ट्री में हमने सिर्फ यही देखा है कि रेज़ा शाह पहलवी ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, खुलकर. और जिस लीडर को अभी यूएस और इजराइल ने मारा है, मिसाइल स्ट्राइक का हो या ड्रोन स्ट्राइक से, तो वो ही वाज एक्चुअली काइंड ऑफ इन फेवर विद आवर कंट्री इंडिया. वो हमसे ट्रेड करना चाहता था, वो हमसे संबंध अच्छे रखना चाहता था. वी स्टार्टेड बिल्डिंग चाबार एज वेल. तो अगर ये रिजिम चेंज यहाँ पर होता है और अगर कोई यूएस का पपेट यहाँ पर आता है, तो इसका इंडिया पर असर क्या होगा इन द लॉन्ग टर्म? You have brought a very pertinent question into focus. जब आप रिजिम चेंज कहते हो
तो अमेरिका की हिस्ट्री 1846 तक जाती है रिजिम चेंज. द वेरी फर्स्ट ऑफ द रिजिम चेंज, yes, That's way back. the very first regime change was the annexation of Mexico and the regime change there. So उनका DNA ही regime change का रहा हुआ है. उसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूँ और इतिहास उसका गवाह है. यदि आप कोल्ड वॉर पीरियड में आप यदि इतिहास को छानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 64 टाइम 64 बार अमेरिका ने अलग अलग देशों में रिजिम चेंज के प्रयास करे हुए हैं. उसमें उसमें उनको सफलता मिली, कई में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि 64 टाइम्स यूएसए ट्राई टू डू द रिजिम चेंजेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड. And it's not that they did the regime change only in communist countries or only in autocratic countries. Democratic countries also were equally involved. जो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यदि परदेश देशों से अपने संबंध बनाता तो उसमें एक सुसूत्रता होनी चाहिए. There has to be a common thread. इसमें यूएसए इसमें क्यों रेजिम चेंज करता है, किसके साथ करता है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है. उनका एक ही है कि इससे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं करूंगा. इट इज द टोटल व्हाट वी से द हेडस्ट्रॉन्ग एटीट्यूड सेइंग दैट आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड वर्ल्ड हैज गॉट नो राइट टू से एनीथिंग अबाउट. So 64 times when they did, these are documented. Now quite a few times in regime changes, CIA has been involved. Therein after जब अमेरिका को पता चला कि भाई CIA और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तो ब्लेम मुझे किया जाएगा, तो एक डिनाइबिलिटी फैक्टर रखना चाहिए. तो उन्होंने फिर प्रणालियां बनानी शुरू कर दी. उनकी 12 प्रणालियां उनके पास डॉक्यूमेंटेड है कि रिजिम चेंज कैसे किया जाए. उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके बारे में एक सेपरेट पॉडकास्ट हो सकता है. तो ये 12 प्रणालियां हैं. तो किस देश में कौन सी प्रणाली यूज करनी है ये डिसाइड किया जाता है. और अभी उन्होंने क्या लाया है, दे हैव गॉट ए प्रणाली कॉल्ड कलर रेवोल्यूशन. नाउ द कलर रेवोल्यूशन स्टार्टेड. यू गो टू दिस थिंग Ukraine, when the president who was in favor of Russia had to be changed, the pink revolution came there. And they incited the public to revolt against the regime. Riots were there, and ultimately the elected president has to resign. And Zelensky came to power. Another example, जैसे बांग्लादेश में आप जाइए, आपने डोनाल्ड लू और विक्टर अन्योलन का नाम तो सुना होगा. They are known as the regime change specialists. बांग्लादेश में उथल पुथल होने के पहले ये दोनों महारथी वहाँ जाके आए थे. तो क्या इसमें CIA इन्वॉल्व है, क्या इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है? अब इसका कोई रिटर्न प्रूफ मांगे तो कोई नहीं दे सकता है. लेकिन आप यदि परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे तो कई चीज़ें हमारे पास में हमारे खुलकर सामने आ सकती हैं. तो यदि वहाँ पे उन्होंने फिर छात्राओं का आंदोलन के लिए बढ़ावा दिया, तो वहाँ से पैसे कहाँ से आए, लीडरशिप किसने बढ़ावा दिया, ये भी उसका छानबीन करना ज़रूरी है. और आप देखेंगे कि छात्रों के आड़ में आके रिजिम चेंज हो गया और मोहम्मद यूनुस नाम का पपेट वहाँ पे फिर लाया गया. और आज जिन छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना जी का रिजिम को चेंज किया, उन छात्रों की क्या परिस्थिति आपने किसी ने देखा है? आज कहाँ है वो? अभी डेमोक्रेटिक यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज कम बैक टू बांग्लादेश. बट व्हेन मोहम्मद यूनुस लेफ्ट, how many crores, thousands of crores he has left Bangladesh in debt? Has anybody gone to the figure? People means it's a figures which people quote. It is more than 30 or rather 300 billion US dollars loans which the current regime has to face. So then you go to Nepal. स्टूडेंट जिन्होंने आंदोलन किया वो कहाँ है आज? No one talks about it. So these are the things which USA is known for
And they tried those tricks in India also. Somebody came and met opposition parties. Donald Lu came and visited Kashmir. Yes. So they keep trying. And unfortunately, I am also digressing a little here. And this is the most important point we must understand. There are n number of NGOs in India which are being funded by USA. Those are the NGOs which create a problem. आप यदि चाहोगे कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो जिससे भारत की प्रगति होने के चांसेस है, वहाँ पे एनजीओ आके उसको अपोज करना शुरू कर देगी कि भाई एनवायरमेंटल डैमेज होने वाला है, लोगों के रोजी रोटी पे पैर पड़ने वाला है, तो उसको स्टॉल करना चाहिए. या यदि कहीं हम नए रूल लाते हैं कि जिस किसी का फायदा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द 3 लॉज, फार्मिंग लॉज, जिन्होंने उसके अगेंस्ट आंदोलन किया उनमें से कितने लोगों ने उस लॉज को पढ़ा था, सचमुच मुझे अंदेशा है. All the 3 laws were in favor of the farmers. The states where this law is being followed, farmers are prosperous, they are benefiting. Who went against it? The lobby of traders, means जिसको हम middlemen कहेंगे, in Punjab. I'm not blaming the whole Punjab as it is. I'm trying to bring into focus the people who oppose. Who funded it? The Canadian funds which are coming there. So you have to try and understand these NGOs are not all goody-goodies. Not that they are doing everything for the welfare of nation. So understanding the DNA of these is very important and critical. I have written an article on this, the DNA of the NGOs and what kind of. So I've written an article, civil societies and need to be aware of them. Maybe that could be another podcast. I'm telling you, it's a big issue. Because internal security ये बहुत vast. Absolutely. So similarly, all these NGOs do this. So in quite a few countries, there are such funded NGOs who support the people who do the regime changes. So it is very, very important for us to understand what is the DNA of USA. They are known to go in the countries, and you please name a country where USA has not gone and left that country in ruin. You talk of Afghanistan, you talk of Nepal, you talk of Bangladesh, you talk of Syria, you talk of Venezuela, you talk of a country where USA has intervened and the country hasn't gone in ruin. Now, these are the stark facts which people must realize. You cannot be blind to history. People who are blind to history will kill themselves one day. And again, you cannot be blind. The people who have done have their degrees from Harvard and Oxford, they are not the only ones who are intelligent or they have got brains. Unfortunately, our country has got that notion that you have a degree from Oxford or this thing, you are a Messiah. No, you are not. These are the people who sow the seeds of discord in our country. We have to understand that. So unless and until we as Indians unite, we as Indians, famous story है जब महाभारत हुआ था, तब कहते हैं कि भाई अंदरूनी हमारा प्रॉब्लम है तो आप 100 हो, हम 5 हैं. लेकिन जब कोई हमारे अगेंस्ट आके खड़ा होगा, then we are 105. Today is the utmost need for us to understand and be that 105. Unless we do that, it's going to be extremely difficult. So the regime change is in DNA of USA. You cannot change it. So what do? You must have the gumption to fight it. Unless you are united, you cannot fight. They will go on like that. Showing them mirror is our capability. We can show that. Moment we show the mirror, they won't like it. Of course. So be it. So आपने मुझे पूछा कि ये जो होगा इसके इकोनॉमी पे क्या परिणाम होंगे. अभी आप देखिए, systematically economy of Iran has been destroyed, whether USA or Israel, doesn't matter. But putting pressures on other countries, I will go in relation with India. हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप ईरान का तेल नहीं खरीदोगे. Who is USA to tell me that you will not buy oil from Iran? It's a trade. But in global relations, sometimes you have to be aware of sanctions and you have to bend. So just because a country bends in particular situation, our opposition also cannot say that we are totally surrendered in front of USA.
If you want to run a nation on an equitable basis and you have to keep the ship on an even keel, sometimes you have to bend. जैसे मैंने कहा कि मैं जहाज लेके यदि जा रहा हूँ और लहरें बहुत ज़्यादा आ गई तो मैं लहरों के ऊपर उठते हुए जा नहीं सकता हूँ कि मैं उनके ऊपर राइड कर जाऊँगा. उन लहरों को समझते हुए मेरा शिप नेविगेट करके सेफ रहना भी ज़रूरत होता है. तो आप कह सकते हो कि मैंने अपने जहाज़ का रुख बदल के दिया तो मैं पीठ मोड़ के भाग रहा हूँ. फाइन, what you say is right. But whether it was necessary for the safety of my ship and the lives which are on board is the question. Similarly, people who oppose, who blame the government, it is utmost important for them to understand why we take decisions which sometimes may look very harsh, unpalatable, and not in the interest of the country. So our Iran oil was stopped. We were stopped from going to the Chabar port, wherein we have made investment of $1 billion. Absolutely. Yeah. We have invested in Videsh Oil, has invested in the oil fields in that. Our investment is stuck because there is an arrogant country which says you will not deal with them. They tell me today that you will not buy Russian oil. They put 50% strife on me. जब उनकी खुद की टेल अटक गई है. Now you say we are giving permission to India to buy Russian oil. Permission. I haven't seen such a hypocrisy in my life. You once pressurized me not to buy an oil. It's pure oil trade. Even the European countries were buying oil from Russia. Not only oil, so many things they were buying. Even Americans buy the cryogenic engines from Russia. That's perfectly all right. And it's only India which is supporting the war which Russia is fighting. The biggest hypocrisies of USA has to be clearly understood, and we have to be prepared. And when I say be prepared, I talk about the government, I talk about the institutions, I talk about the citizens. All of us have to understand this, and we have to equip the government to be equitably stand and fight it out. Otherwise, what economy you're talking about? Russian oil has gone, Iranian oil has gone, Venezuelan oil has gone, and you expect government की तेल की कीमतें नहीं बढ़ेगी. What Iran has very clearly said, you see the statement the son of Ayatollah has made, he is the supreme leader now. He said, you want to break my economy? Be prepared to pay $200 US for a barrel. That's why I said, never push somebody to a wall. No, absolutely. So by somebody's arrogance, today there are n number of countries in the world who are going to suffer. Secondly, we have to understand, it's not only the oil. You need oil products. That means oil is required for plastic business because the extracts what come from the refineries, they are important for the plastic. That means polymers business will go down. Cost will increase. Today, plastics and polymers are the necessity for other businesses to grow. These are one. The sulfur which comes from the refining. The sulfur is, that chemical is required by n number of, as a support chemical. Those industries are going to suffer. Then oil as an input, because everything has to be transported. If the basic oil price goes up, the whole transportation agency goes up. Now you imagine somebody is doing something in Iran. It has got humongous repercussions, not only for India. Our economy will be dependent on the oil, heavily dependent. About 70-80% of our oil we import. So it's going to be a problematic problem. So we have got to be very careful about it. We have got to be very pragmatic about it. And we should not expect that it's only government job to be there and do it. टॉम करके हम बाहर आके रास्तों पे बोलेंगे गवर्नमेंट ने देश को डुबा दिया, ये कर दिया. We are also equally responsible to ensure that government is able to do what it needs to be done for the safety of our nation. So economy is going to get affected, whether it is China, whether it is us or anybody. Again, you have to understand. Blame is being put on the government of India that because we have gone against Iran. Because Israel is our friend, if Iranis feel we are against them. In reality, whether they feel, not feel, nobody has got a proof. It's an entirely different topic. But whatever is happening in Hormuz, is it happening because of Iran? Has anybody analyzed it? The problem lies elsewhere. Any ship, any shipment has to be insured. Who insures it? Iran? No. Say, India Assurance Company has insured it. But does he put his own money at stake?
No. He passes on to somebody. That somebody passes on to somebody else. So that global insurance agencies sit in United Kingdom. And United Kingdom says, I'm not going to insure any ship which is going to pass through the Strait of Hormuz. That is another way of breaking the economy of Iran. By doing that, if there is no insurance, no ship can pass through. So do you blame Iran for the Strait of Hormuz? No. So you have to, that's what I say. I'll again digress here. Today it is a very unfortunate situation that our younger generation is into TikTok and WhatsApp and all. People have stopped reading. Newspaper नहीं पढ़े जाते, books नहीं पढ़े जाते. The problem is today's history is not known to the younger generation. They do not read what are the real causes. एक WhatsApp पे कोई मैसेज आ जाए 100 बार वो फॉरवर्ड हो जाती है and the reality of the situation gets washed off completely. So we have to understand that situation in the Strait of Hormuz is not only the Iran war. There are once again innumerable factors with which we have to deal with. So today China can take a risk saying that my own insurance agency will insure the ship because they have got that kind of an economy. There are other countries who will not be able to do it. So there are n number of reasons which are going to affect the economy of n number of nations unless and until wisdom dawns on USA and especially President Trump, and he understands that he has got no right to destabilize the whole world. And as Hillary Clinton said, I can once again quote that, he is an egoistic person who just doesn't understand what is global politics. He is treating global politics as a business, an empire to be built. I can't say more than that. And it is time for the whole world to wake up. And one more statement Hillary Clinton made. Ours is the country which understands the global politics. Ours is the country which protects the democracy of the world. But if people make a mistake of choosing a president who doesn't have knowledge of what is global politics or what is democracy, then you are asking for chaos. Not only in USA, but in the whole world. That's a prophecy which is coming true. So, sir, अभी आर्मी के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं जो कि काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग मैं फील करता हूँ. So, मेरा सवाल यह है कि will US put their boots in the ground of Iran? ये आपका प्रश्न जो है वो इतना आसान नहीं कि जिसका एक कट एंड डाई उत्तर दिया जा सके, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हुई है कि आपने युद्ध देखा होगा 4 दिन का हमारा और पाकिस्तान का हुआ, जहाँ पे रिमोट कंट्रोल या आप कहो ड्रोन्स इनके उपयोग बहुत ज़्यादा होते हैं. और ईरान भी क्या कर रहा है, अपने मिसाइल हो या ड्रोन्स हो उसके मुताबिक ही वो दो डैमेज आपने कहा यूएई में है या कहीं उसमें हो रहा है. ये तो सच्चाई है कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल अ कंट्री, बूट्स ऑन द ग्राउंड आर बूट्स ऑन द ग्राउंड. लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इशू ऐसे हो गया जिसमें इज़राइल आ गया है या यूएसए आ रहा है. तो आप अफ़गानिस्तान देखेंगे तो यस दे पुट द बूट्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैड देन वांटेड टू थ्रो अवे द रशियंस आउट ऑफ अफ़गानिस्तान. बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन. ईरान में ऐसी नहीं है कि उनको किसी को खदेड़ना है. और जो मिसकैलकुलेशन हुआ है उसके कारण जो अमेरिका को भी धक्का पहुंचा है, जो उन्होंने सोचा नहीं था ये ऐसे होगा. सो इसमें पेंटागन भी अभी कम से कम 2 बार तो सोचेगा बिफोर पुटिंग द बूट्स ऑन द ग्राउंड. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने किसी को ऐसा खदेड़ दिया है कि भाई देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू लूज, तो ठीक है भाई, तो आप मेरे 100 मारोगे तो मैं तो आपके कम से कम 20 तो लेकर डूबूंगा ही डूबूंगा. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड दे विल ट्राई. ये इसमें उनका युद्ध ऐसे ही होगा कि वो रिमोट वेपन्स यूज़ करके कैपेबिलिटी को दबाते हुए ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी नेगोशिएशन तभी होगा इफ़ देर इज़ अ गिव एंड टेक बिटवीन ईरान एंड यूएसए, and there is a negotiation between USA and Israel that what is going to be the ultimate goal. It cannot be a different goal. Absolutely.
So it's a complex question, so not very easy, but it has already got militarily involved in it. So possibility always exists for the boot on the ground. इंडीड एंड अगर मिलिट्री की हम बात करें तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है इस कॉल्ड IRGC, उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो टू बी ऑनेस्ट किसी को उतनी ज़्यादा पता नहीं है, एंड विच मेक्स देम वेरी डेंजरस। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको अगर स्ट्रेंथ मालूम है ही नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको किस हद तक डैमेज कर सकती है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इफ़ इन केस अगर US बूट्स ऑन द ग्राउंड रखता है तो IRGC का जो रिटेलिएशन होगा वो किस हद तक जा सकता है? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए IRGC का फुल फॉर्म बता दीजिए ताकि मुझे उत्तर देने में आसानी हो। ओके सो IRGC का फुल फॉर्म यह है कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। Am I right, sir? Yeah, right. See, basically IRGC has been a force on which Iran has been existing. It was the force behind the leadership. And as we call it, we call commandos, or we call it the, say, elite force, or whatever. हमें अपना ब्रिटेन उसको पैरा कमांडोज बोलता है, और अमेरिकन कॉल सील्स. These are the peoples which are heavily trained to carry out the operation in the interest of the nation. So normally ये कोई ऐसी लड़ाकू सेना नहीं है कि जाके खड़े हो जाए. इनकी ट्रेनिंग अलग होती है, इनके इथॉस अलग होते हैं, इनके स्ट्रेंथ और इनकी जो सहन शक्ति हम कहें ये बहुत ज़्यादा हो सकती है. और इनका ट्रेनिंग ही ऐसे होता है कि देश मीन्स जैसे हम कहते हैं नमक निशान और देश, इसके लिए हमारे सैनिक तो जान दे देते हैं. बिल्कुल. सो टुमारो इफ आई एम फोर्स्ड इनटू वॉर एज अ इंडियन नेवल आर्म फोर्सेस मैन, I will not care for my life. I fight for the flag, I fight for the nation, I fight for my citizens. My welfare is at the end. Similarly, all the elite forces in the world are taught in exactly same fashion. So once again, I hope there will be some wisdom prevailing that you will not force IRGC in such a fashion that they will retaliate, wherein it will be a damage which both sides will suffer heavy casualties. So it is better that we see the situation, analyze it pragmatically, and go to the negotiated solution for the problem of Iran, and try and stabilize the region and establish the peace and economy of the whole world. It will be really very disastrous that if it goes into the full-blown war, and wiseness has to prevail from all the sides, including Iran. I mean, I won't blame only this thing, but majorly it has to be from the aggressor side. वाह, ओके. और सर हम बात करते करते कितना टाइम हो गया मुझे तो पता नहीं, पर हम अभी आए हैं इस सेशन के अंत तक, और मेरे कुछ क्लोजिंग सवाल हैं. और जो पहला है सवाल क्लोजिंग की, आपके अकॉर्डिंग ये वॉर एंड कैसे हो सकता है? Once again, the answer depends on quite a few factors. I have three options actually. So पहला ऑप्शन है डिप्लोमेसी, सेकंड ऑप्शन है regime change, या फिर थर्ड ऑप्शन है military reaction. See, if you want to end the war, it is for the people who started it. But for example, if I take an example of Ukraine, रशिया ने क्या कहा था कि भाई यूक्रेन कहीं भी जाए, यूरोपियन इकोनॉमी में जाए, कहीं भी चला जाए, उससे मुझे मतलब नहीं. आई जस्ट वांट अ सिंपल प्रॉमिस दैट यूक्रेन विल नॉट जॉइन नाटो. इट वॉज अ वेरी सिंपल फैक्ट. एट द एंड ऑफ इट, इट हैज़ टू बी डन. तो ये पहले ही होता तो वॉर ही नहीं होता. सो सिंपल चीज़ जब कोई देश मांगता है तो इस सिंपल चीज़ को समझ के उसमें थोड़ी अकल यूज़ करके वो दे देना आसान हो सकता है. अब उसको ट्विस्ट करके इतना बड़ा वॉर चालू करने के बाद में आप कहो कि भाई रिजिम चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा. अब रिजिम चेंज करने के बाद में डिड द रिजिम चेंज इन बांग्लादेश?
What was the result? The country has gone down, the progress what it has made for the last so many years. So you may bring a puppet, but whether the puppet will be supported by the people or not is the question. How these so many tribes and so many people in Iran, which is a very mix of so many things, how will they accept a leader who has been imposed on them? That's another question. When Ayatollah Son has been chosen as the supreme leader and somebody tries to oppose him, we do not know which way these people will react. So it's a very complicated question. So in my opinion, यहाँ पे बातचीत और संवाद ही एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, जिसके तहत अमेरिका भी ये समझे कि भाई उनकी जो तकलीफ़ है वो मैं समझ जाऊँ, इज़राइल भी अपना ना अड़ते हुए थोड़ा पीछे आ जाए और तीनों को एक जो एक्सेप्ट अमिकेबल सोल्यूशन जैसे कहा जाता है वो निकाले, तो ना ही सिर्फ इन तीनों को फ़ायदा होगा. The benefits of this particular negotiated solution, which will be a very pragmatic attempt on the part of USA, will benefit the peace and prosperity of the whole world. That is what my personal opinion is. Sir, last question. It's a very hypothetical question and kind of a very interesting for me as well. So just think that if you are India's foreign policy advisor, आपका recommendation क्या होगा government के लिए? See, as far as India is concerned, this answer will be slightly longer, so please bear with me. Because you have to try and understand the situation around India. जब हम कहते हैं कि string of pearls project, the string of pearls is initiated by China. What is this meaning? He wants to make the investments in the countries in and around India, so we are surrounded by the countries who are under what we call the debt trap. So you see this Chinese investments in Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Mali, Pakistan, Nepal. All these countries are the debt burden. Sri Lanka had to let go Hambantota port because they could not pay. So we are already surrounded by the countries who are neighbors, and it is becoming difficult for us to negotiate in it. We have got our own relations with all the countries. Then our relation with China by itself. That again we have to understand. We go long back. So it is not a simple reason for even the foreign minister or the prime minister to have a cut and dry solutions coming out of it. So the first question, first aspect what we have to understand is, what is my goal? What is my interest for India? My interest is maintaining my strategic autonomy. Secondly, maintaining my neutrality. In Israel war, I have not taken the sides. In Iran war, I have not taken the sides. My friendship with Israel cannot be considered as that I have taken a side. It's a very wrong interpretation of a fact. So when I'm not taking sides, even though I'm being pushed, that itself is the resolve of the government to navigate a difficult path. That means walking through the minefield, we are already doing it. So today, if at all we have to deal with this complex situation, we have to ensure that our diplomatic relationship with China are strong, so that at least on one front you are able to maintain peace. Our relations with Russia have to be equally strong, so that all your trade and your defense needs are met from there. Our relations with Japan have to be strong, so that their contribution or their investments will give the financial support to that. Our relations with Middle East countries have to be good, because the oil supplies will have to be rerouted from the Saudi Arabia and other countries. Our relations with Afghanistan have to be good, so that we are able to have the land route available right from the Chabar port, because Pakistan will create a problem for you if that is not kept open. So the situation is complex, and I am very happy that I am not in the shoes of Dr. Jaishankar. The kind of a tightrope walk he is required to do is humongous, and my salute to that gentleman, that he is doing a fabulous job, and people must support him. And when I say people, opposition also comes part of this thing. I'm not political into this, but we have to be strong and stand together. And we also have to admire
the Honorable Prime Minister, who has the welfare of this nation in his mind. So between the combinations of our Honorable Prime Minister and a fantastic Foreign Minister, we have come out of the difficult problems earlier, and I have no reason to believe that this time we will not be able to do it. So my best wishes. Jai Hind, Jai Maharashtra. चलो गाइस, बात करते करते कितना टाइम हो गया एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सर को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये टॉपिक ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर सर कोई आपका गेस्ट फ्लो में हो तो उनको डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता है. सो ऑन दिस नोट गाइस, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएंगे, इतना नॉलेज है इस पॉडकास्ट में. सो वंस अगेन सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन द शो, और आप ऐसे ही हमारे शो पर आते रहेंगे, ऐसी ही हमारी दिल की तमन्ना है और ऐसी ख्वाहिश भी है हमारी. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और चैनल को सब्सक्राइब करो. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कस करने में. सो गाइज, चलो मैं आपसे मिलता हूँ अभी नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल देन, चाओ एंड जय हिंद.